हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक है सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर। तो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है सार्थक अंक। देखिए, जब भी हम किसी मापक यंत्र द्वारा कोई मापन करते हैं तो मापन में कुछ न कुछ अनिश्चितता अवश्य होती है, और मापन में अनिश्चितता को हम लोग सार्थक अंकों के द्वारा व्यक्त करते हैं। जब भी हम किसी मान को मापते हैं तो जो अंक प्राप्त होते हैं हमें, उनको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, निश्चित अंक और अनिश्चित अंक। क्या मतलब? जैसे मान लीजिए कि किसी यंत्र द्वारा मापी गई जो वैल्यू है वो है 20.42। तो इसमें जो ये लास्ट अंक होता है, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं अनिश्चित अंक। यह अनिश्चित अंक होता है, अनिश्चित अंक कहलाता है। और ये बाकी जो बचा, ये कहलाता है निश्चित अंक। निश्चित अंक। तो जो अंतिम अंक होता है ये हमारा, जिसको हम लोग अनिश्चित अंक बोलते हैं, इसमें हमेशा प्लस माइनस 1 की अशुद्धता बनी रहती है। और तो अगर हमें सार्थक अंक की परिभाषा लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे? इसके पहले अगर हम ये वैल्यू देखें 20.42, तो अगर ये वैल्यू जो होगी वो 20.41 और 20.43 के मध्य कहीं होगी। तो इस रेंज में कहीं ना कहीं ये होगी, और यह मान एग्जैक्ट नहीं होता है, कहीं ना कहीं प्लस माइनस 1 की एक अनिश्चितता बनी रहती है। तो इसी अनिश्चितता को हम लोग सार्थक अंकों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। सार्थक अंक की अगर परिभाषा हमें लिखनी हो तो उन अंकों की संख्या को जिनके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है, सार्थक अंक कहते हैं। दूसरे रूप में अगर प्रस्तुत किया जाए इस परिभाषा को, तो किसी मापन में उपस्थित सभी अंक जो निश्चित रूप से ज्ञात होते हैं तथा अंतिम अनिश्चित अंक सार्थक अंक कहलाते हैं, अथवा वे अंक जो किसी मापन की गणितीय मापन शुद्धता को निर्धारित करते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। तो सार्थक अंक कैसे निर्धारित किए जाते हैं, इसके लिए कुछ रूल और रेगुलेशन हैं, एक एक करके देखते हैं। तो सार्थक अंकों का निर्धारण, सार्थक अंकों का निर्धारण कैसे निर्धारित होते हैं सार्थक अंक किसी भी मापन में? तो पहला जो नियम ये कहता है कि सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं। सभी अशून्य अंक सार्थक कहलाएंगे। सभी अशून्य अंक क्या मतलब? 1 2 3 है ना, 4 5, जितने भी शून्य के अतिरिक्त अंक होंगे वो सार्थक अंक कहलाएंगे। नंबर 2 पॉइंट ये कहता है कि प्रथम अशून्य अंक के बाईं तरफ, प्रथम अशून्य या गैर शून्य अंक के से पहले आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते। क्या मतलब? जैसे अगर हमने कोई वैल्यू लिखें 0.003, तो 3 तो एक सार्थक अंक है, क्योंकि पहला नियम बता ही रहा है कि शून्य अंक सार्थक होते हैं। तो नियम ये, सेकंड नियम ये कहता है कि प्रथम किसी भी संख्या में प्रथम अशून्य अंक के बाएं तरफ पाए जाने वाले जीरो सार्थक अंकों में काउंट नहीं किए जाते। यानी अगर इसमें सार्थक अंकों की संख्या कुल निर्धारित करनी हो तो कुल सार्थक अंक होंगे 1। तीसरा नियम ये कहता है कि किन्हीं दो अशून्य अंकों के मध्य जितने भी शून्य आएंगे वो सार्थक कंसीडर किए जाएंगे। क्या मतलब? जैसे कहीं लिखा हो 5.004, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या होगी 4। 5 और 4 तो सार्थक अंक होंगे ही होंगे। क्योंकि ये दोनों अशून्य अंक हैं, तो इनके मध्य जितने भी जीरो आएंगे, जितने भी शून्य आएंगे, वो भी सार्थक अंक कहलाएंगे। तो सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी कुल 4। फोर्थ नियम ये कहता है कि यदि किसी अंक के दाईं ओर या अंत में आने वाले शून्य सार्थक होते हैं, किसी भी अंक के दाईं या अंत में आने वाले शून्य सार्थक होते हैं, परंतु उसके लिए एक शर्त है कि ये जो शून्य है वो दशमलव के दाईं ओर स्थित होने चाहिए, तभी ये सार्थक अंक कहलाएंगे,
अन्यथा नहीं कहलाएंगे। इसको उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर कहीं लिखा हो 4.200, तो यहाँ पे जो सार्थक अंकों की संख्या होगी वो होगी 4, 2, और ये जो दोनों शून्य आप देख रहे हैं ये दशमलव के दाहिनी तरफ हैं। ये जो दोनों शून्य हैं ये इस अंक के बिल्कुल लास्ट में आ रहे हैं। अब ये सार्थक अंक के रूप में काउंट किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे? किए जाएंगे, क्योंकि ये दशमलव के दाहिनी तरफ हैं। लेकिन अगर कहीं लिखा हो 100 या 200, तो इनमें जो सार्थक अंक होंगे वो होंगे केवल 1। इसमें भी लास्ट में शून्य है और इस वाले में भी लास्ट में शून्य है, लेकिन ये जो दोनों शून्य पहले वाले में है दशमलव के दाहिनी तरफ हैं, इसलिए सार्थक अंक के रूप में काउंट किए जाएंगे। और ये 100 और 200 में जो शून्य देख रहे हैं यह दशमलव के पहले हैं, दशमलव इनके बाद लगा हो सकता है ना। तो दशमलव नहीं है, दशमलव के पहले हैं, इसलिए ये कंसीडर नहीं किए जाएंगे। लेकिन अगर यही लिख दिया जाए 100.0, क्योंकि इसमें दशमलव कहीं नहीं था इसलिए हम लोग इसको एक एक सार्थक अंक कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन अगर लिख दिया जाए 100.0, तब इसमें जो सार्थक अंकों की संख्या है वह हो जाएगी 4। ये 3 और दशमलव के दाहिनी तरफ पाया जाने वाला शून्य भी क्या कहलाएगा? सार्थक अंक कहलाएगा। ये चौथा नियम है सार्थक अंकों के निर्धारण के संबंध में। आशा है आपको समझ में आया होगा। कुछ उदाहरण देखते हैं और बुक से कि जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि एग्जाम्पल लेते हैं 5.178 में कुल कितने सार्थक अंक हैं, तो आप आसानी से बता देंगे इसमें 4 सार्थक अंक हैं। अगर कहीं लिखा हो 3.0 में कितने सार्थक अंक हैं, तो आप बता देंगे कि इसमें कुल सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, कितनी है बता देंगे? हाँ बिल्कुल, 2 होगी। अगर तीसरा उदाहरण देखें 4.900 और आपसे पूछा जाए इसमें कितने हैं सार्थक अंक, बता देंगे कितने होंगे? इसमें होंगे 4। अगर कहीं लिखा है 0.05, इसमें कुल सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? सोच के बताइए। ये हो जाएगा इसमें 1। तो अगर हम नियमों को थोड़ा सा कंसीडर करें तो सार्थक अंकों का निर्धारण किसी भी संख्या में कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि यदि हम 2 या 2 से अधिक मापन को जोड़ें तो सार्थक अंकों को निर्धारण कैसे करते हैं। तो अगला टॉपिक हो जाएगा सार्थक अंकों का जोड़ और घटाना। सार्थक अंकों का जोड़ और घटाना। जोड़ और घटाना। अब इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि क्या होता है। मान लीजिए कि एक है एग्जाम्पल 12.11, 18.0 एंड 1.012। इन तीनों को ऐड करना हो। मान लीजिए ये 3 माप हैं किसी भी अंक के और इन तीनों को ऐड करना हो, तो ऐड कर लेंगे बिल्कुल सामान्य नियमों की तरह से। ये हो जाएगा 31.122। अब ये जो वैल्यू आएगी ऐड करने के बाद यह ऐसे ही नहीं लिखी जाएगी, इसमें हम उचित सार्थक अंकों का ध्यान रखेंगे। तो सार्थक अंक कितने रखें, कितने तक लिखा जाए, यह 30.1.1 लिखा जाए, 31.12 लिखा जाएगा या ऐसे ही लिख दिया जाए। तो ये नियम ये कहता है कि जब भी आप सार्थक अंकों को ध्यान में रखते हुए किसी मापन को जोड़ते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसमें कितने सार्थक अंक रखे जाएं, उसमें दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक रखे जाएं जो जोड़े या घटाए जाने वाली संख्या में सबसे न्यूनतम। यानी कि जो भी संख्याएं जोड़ी या घटाई जा रही हैं उनमें जिस संख्या में दशमलव के बाद सार्थक अंकों की संख्या सबसे न्यूनतम हो उतनी ही संख्या रिजल्ट में होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आप देखिए 12.11 में सार्थक अंकों की संख्या 2 है दशमलव के बाद, 18.0 में दशमलव के बाद सार्थक संख्या 1 है, 1.012 में
सार्थक अंकों की संख्या दशमलव के बाद 3 है, तो सबसे कम किस में है? सेकेंड वाले में, यानी कितनी है? 1 है। तो जो भी रिजल्ट आएगा उसको जो हम लिखेंगे तो लिखेंगे 13.1, दशमलव के बाद इसमें भी केवल एक ही सार्थक अंक रखेंगे, क्योंकि जोड़ी जाने वाली संख्या में जो सबसे न्यूनतम सार्थक अंक है दशमलव के बाद वो है 1, तो उतने ही लिखी जाएगी हमारी फाइनल आंसर में। अब बात करते हैं सार्थक अंकों का गुणा और भाग। तो सार्थक अंकों के गुणा और भाग करते समय भी बस एक सामान्य नियम का पालन करते हैं, गुणा और भाग। गुणा और भाग जब भी हम करते हैं किसी भी अंक द्वारा मापी जाने वाली संख्याओं का सार्थक अंकों को ध्यान में रखते हुए, तो बस ये ध्यान देते हैं कि रिजल्ट में उतने ही सार्थक अंक आए जितना गुणा या भाग करने वाली संख्या में न्यूनतम सार्थक अंक हों। क्या मतलब? जैसे अगर हम 2.5 इंटू 1.25 करें तो जो रिजल्ट आता है वो आता है 3.125। अब कितने तक लिखा जाए, ये रिजल्ट कहाँ तक लिखा जाए दशमलव के बाद? दशमलव के बाद वो उतने ही अंकों तक लिखा जाए, या कह सकते हैं कि जो भी आंसर लिखा जाएगा उसमें उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितना गुणा या भाग करने वाली संख्या में न्यूनतम हो। गुणा या भाग करने वाली संख्याओं में जिस संख्या में सार्थक अंक का मान न्यूनतम होगा उतने ही सार्थक अंक रिजल्ट में भी होने चाहिए। इन दोनों संख्याओं में बात की जाए पहली संख्या की, तो इसमें सार्थक अंक 2 हैं और इसमें सार्थक अंक 3 हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें सार्थक अंकों की संख्या 2 ही होनी चाहिए, यानी कि रिजल्ट हो जाएगा 3.1। आशा है कि आपको इस बात समझ में आ रही होगी। तो सार्थक अंकों का जोड़, घटाना, गुणा और भाग, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। अब ये जो लास्ट में संख्याएं हैं जिनको हम छोड़ रहे हैं, तो छोड़ते समय कुछ बातों का हम लोग ध्यान रखते हैं। कैसे ध्यान रखते हैं जरा देखते हैं। अगर कोई संख्या है जैसे मान लीजिए 3.68586 और इसमें मान लीजिए कि हम केवल 3 अंकों तक की लिखना है, ये हमको छोड़ना है, तो जब भी छोड़ी जाने वाली संख्या, पहला नियम ये कहता है कि जब भी छोड़ी जाने वाली संख्या का मान 5 से अधिक होता है तो उसके पूर्व वाली संख्या में एक ऐड कर दिया जाता है, 1 ऐड कर दिया जाता है, यानी कि रिजल्ट हो जाएगा 3.69। मान लीजिए कोई संख्या है 4.567, तो मान लीजिए हमें 7 को छोड़ना है, तो जो फाइनल लिखा जाएगा संख्या वो लिखा जाएगा 4.57, क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है। 5 से ज़्यादा है अगर छूट जाने वाली संख्या तो उसके पूर्व वाली संख्या में 1 ऐड कर देंगे। दूसरा नियम ये कहता है यदि छोड़ी जाने वाली संख्या 5 से कम हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, तो उसके पूर्व वाली संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मान लीजिए लिखा है 3.264 और छोड़ी जाने वाली संख्या 4 है, इसको हमें नहीं रखना, हमें 3 ही सार्थक अंक लेने हैं, तो रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 3.266। 6 के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि छोड़ी जाने वाली संख्या 5 से कम है। अगर 5 से कम है तो उसके पूर्व वाली संख्या के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा नियम ये कहता है कि यदि छोड़ी जाने वाली संख्या 5 हो तो यदि उसके पूर्व वाली संख्या सम हो, यानी कि मान लीजिए उदाहरण है ये 4.385, छोड़ी जाने वाली संख्या यदि 5 हो तो उसके पूर्व यदि सम संख्या हो तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि अगर इसको लिखना हो तो 4.38 ही लिखा जाएगा। लेकिन यदि छोड़ी जाने वाली संख्या 5 हो और उसके पूर्व संख्या विषम संख्या हो, पूर्व संख्या क्या हो? विषम संख्या हो, तो उसमें एक ऐड कर दिया जाता है, यानी ये हो जाएगा 4.38। ठीक है, तो अगर 5 से ज़्यादा है तो पूर्व वाली संख्या में एक जोड़ दिया जाएगा, 5 से कम है तो पूर्व वाली संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यदि 5 ही को छोड़ा जा रहा है तो उसके पूर्व यदि सम संख्या है तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि विषम संख्या है तो उसके मान में 1 को ऐड कर दिया जाएगा। तो ये रहा सार्थक अंक से संबंधित टॉपिक। आशा है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।